जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल एटीवी न्यूज। और इसमें हो रही है आज छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ की बात में पिट रहे हैं तहसीलदार, चुप क्यों है साय सरकार। क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से 15 दिन पहले तहसीलदारों का मुद्दा गरमाया था। 5 दिन पहले फिर एक तहसीलदार के ऊपर हमला हुआ मनेन्द्रगढ़ में, और तहसीलदार को मारा गया एक व्यापारी के द्वारा। तो इसी मुद्दे पे अब हम बात करेंगे। पिट रहे हैं तहसीलदार, चुप क्यों है साय सरकार। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से श्री जयप्रकाश यादव जी, कांग्रेस पार्टी से श्री आशीष यादव जी, और मनेन्द्रगढ़ जहां पर वो घटना हुई उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी बोल सकते हैं जीसे दास जी, जो एक पत्रकार भी हैं। आप सभी का एटीवी न्यूज चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आपका स्वागत है। समय नहीं गंवाते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले हम हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहेंगे कि ये जो मनेन्द्रगढ़ में घटना हुई सर, इसमें एक व्यापारी ने एक तहसीलदार के ऊपर हाथ उठाया। ठीक है, कानूनी कार्रवाई तो जो होनी थी वो हुई है, लेकिन क्या ये कितना सही है और कितना गलत है, और इस पे आगे क्या होना चाहिए, ये बताएं। जी आशीष जी। किसी व्यक्ति द्वारा आपकी वॉइस क्लियर नहीं, कानून। आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है सर, आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क इशू आ रहा है। जी जी। नेटवर्क का इशू आ रहा है। हेलो, बोलिए। जी जी। व्यक्ति को जी, जब तक वो आते हैं यादव सर, आपसे चालू करते हैं। आप ही सरकार की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे, ये बताइए। आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक ये है कि किस तरीके से तानाशाह प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, बुलडोजर प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर किसी का अतिक्रमण था, उसका नुकसान करना, उसका आर्थिक नुकसान करना कहां तक सही है? कानून के दायरे में ये बातें कितनी आती हैं? अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि वहां के टीआई, पूरे तहसीलदार संगठन जो है वहां के टीआई का विरोध कर रहे थे, वहां के जो थाना प्रभारी है उनका विरोध कर रहे थे, और अब वही थाना प्रभारी जी ने तहसीलदार जी को बचाकर निकाला और तहसीलदार जी को बचाया मारपीट से। पार्टी को प्रशासन शासन में समझना होगा कि किस तरह से ये शासन प्रशासन को संभाल रहे हैं, और इस तरीके से व्यापारियों का नुकसान किया जाएगा तो जो आक्रोश आया, निश्चित रूप से वो आक्रोश गलत था, उसका समर्थन कोई नहीं करता। लेकिन ऐसा आम जनता का आक्रोश ये दुखद है, समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी यादव सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जयप्रकाश सर। आशीष जी बहुत जोर लगा करके बोल रहे थे। आशीष जी को सबसे पहले तो जय हिंद। और कैसे हैं आशीष जी आप? चलिए मैं बढ़िया हूं सर। आता हूँ। जी, परित्राणाय साधु नाम, ये सूत्र वाक्य है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार में जो दुर्जन है और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो हताहत हैं, दुखी हैं। ये आपको मैं इस प्रकार से हमको इसको समझना चाहिए कि द्वापर में श्री कृष्ण के साम्राज्य से कंस दुखी थे, श्री राम जी के राम राज से रावण, और इसी प्रकार से अभी विष्णुदेव जी की जो पालनहारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, इससे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत आहत करते हैं जो समाज को, ऐसे वर्ग इसमें दुखी हैं। और जो बुलडोजर की बात कह रहे थे, तो आज पूरे भारत देश में आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डंका बज रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश के युवा से लेकर के आम जनमानस जो है बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। और बुलडोजर वाली बात में जो कांग्रेस दुष्प्रचार करती है, उसको मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि
जो अपराधी है, जो जिसको सजा हो गई है, उसके घर में उसका जो घर का जो दस्तावेज है उसको जांच किया जाता है। उसमें अगर कुछ कमी पाई जाती है, भवन अनुज्ञा से लेकर सारी चीजें, और अगर मान लो उसने बलात् कब्जा किया है, बहुत बड़े एकड़ में अपना साम्राज्य बना ले कोई बिना आधार के, तो इस प्रकार के जो मामले हैं उसमें बुलडोजर की कार्रवाई होती है। इसी आम मामले में, एक सामान्य मामले में कोई बुलडोजर की कार्रवाई कहीं नहीं होती। कांग्रेस दुष्प्रचार करती है, सुशासन की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी की बहुत अच्छी कार्यशैली है, उसको जनता बहुत हाथों हाथ ले रही है। और छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या उन्मूलन को लेकर के भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, पहल हो रही है। तो इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, और कोई मुद्दा, कोई विषय इसके पास होता नहीं, जिसके कारण से ये बुलडोजर बुलडोजर करके चिल्लाते रहते हैं। और आप ये बताइए कि आशीष जी आज डिबेट में जुड़े हैं, मैं आशीष जी से कहना चाहता हूं कि आप तो भिलाई में रहते हो, ऐसी कोई एक जगह बता दो जहां पे कोई गलत कार्रवाई हुई है। जो भी कार्रवाई बुलडोजर की हुई है वो पूरे विधि पूर्वक हुई है और न्याय संगत हुई है, न्यायालय के प्रक्रिया के अधीन हुई है, क्योंकि भारत संविधान से चलता है और संविधान को भारतीय जनता पार्टी मानती है। और मैं आपको तो बताता हूं कि आपके जो नेता है राहुल गांधी, उस संविधान की किताब दिखाते रहते हैं, बस संविधान को मानते तो है नहीं, और आप उनके अनुयायी हैं, तो आप भी संविधान का केवल माखौल उड़ाते रहते हैं। आशीष भाई, आप मेरे बहुत, हम लोग एक शहर में रहते हैं और हमारे अंदर में सद्भावना भी होनी चाहिए, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है। आप अपने दिल में हाथ रख करके बताइए कि ऐसी कहाँ गलत कार्रवाई हुई है भैया कि आप बुलडोजर बुलडोजर मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं जेपी भैया, थोड़ा सा टोकना चाहूंगा सर, जयप्रकाश भैया, जयप्रकाश भैया, मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पर जो कार्रवाई हुई बिल्कुल नियम से हुई, मैं मानता हूं, लेकिन वहां पर व्यापारी को सामान हटाने का भी तो मौका दिया जाना चाहिए था, और वो सामान हटवा भी रहा था, वो सामान भी हटवा रहा था। वहां के जो लोग हैं, वहां पे जो लोग हैं उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति था जिसका सामान तोड़ा गया और जिसने तहसीलदार के ऊपर हमला किया, वो व्यक्ति थाना जा रहा था अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, लेकिन उसको फिर किसी ने फोन करके ये बताया कि वो उसके सामान को तोड़ा जा रहा है, तो फिर वो वापस आया और विवाद वहां से ज्यादा बढ़ गई। तो वहां पर उज्जवल जी, मैं एक मिनट का समय चाहूंगा, कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं जयप्रकाश भैया, अभी विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए पूरे मामले की जांच। बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई का मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, विधि सम्मत कार्रवाई का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लेकिन जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, होगी भी, बिल्कुल होनी चाहिए। जी जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जयप्रकाश भैया बहुत ही प्राउडली, बहुत गर्व के साथ जो है बुलडोजर कार्रवाई को सही बता रहे हैं और संविधान की बात भी एक साथ कर रहे हैं। आप संविधान को मानते हैं सर? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सार्थक चर्चा ये सर, सार्थक चर्चा है, हमको चीजों में सुधार और बदलाव लाने के लिए ये चर्चाएं हो रही हैं। जी भैया, मैं बिल्कुल इस बात को करेंगे तो बदलाव कहाँ से होगा सर, सुधार कहाँ से होगा? जयप्रकाश भैया, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि सरकार आपकी है, लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका तो दीजिए। जी जी, विपक्ष को बोलने दीजिए, फिर आपका भी नंबर आएगा ही। जी देखिए, जितनी ताकत से इन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का और बुलडोजर प्रथा का प्राउडली कहा कि ये तो पूरे देश में प्रचलित हो रही है। आप संविधान को मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवीन किया इस मामले पे और अपना डिसीजन दिया और स्टेटमेंट दिया कि बुलडोजर कार्रवाई इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है और ऐसी प्रथाओं को रोकना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और उनका चलन सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चला गया है क्या? या फिर संविधान की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट की बातों को नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या दरकिनार कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ ईश्वर जी भी हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर क्या है चर्चा अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि वो मनेंद्रगढ़ के निवासी है और मनेंद्रगढ़ की घटना है और वहां पर लोकल पत्रकार भी हैं, तो अपनी पत्रकारिता भी करते हैं वो, तो उनके पास घटना का पूरा विवरण होगा मेरे को जो लगता है।
जी ईसा दास जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और क्या आपने देखा सुना समझा, ये पूरा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है और पत्रकार तो तीन तीन है। तो बिल्कुल आप बताइए ताकि सार्थक चर्चा का सार्थक निर्णय निकल सके, गलती किसकी और क्यों ऐसी घटना घटित हुई, इस पे पूरा प्रकाश डालिए आप। देखिए, बड़ा विस्तार से ही बताते हैं छोटे शॉर्ट में। ज्यादा कुछ तो मुझे जो है ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो घटना घटित हुई है उसके पूर्व में, उसके पहले यानी कि 10 कदम आगे में एक जमीन थी जिसका विवाद माननीय न्यायालय में चल रहा था, और जो है माननीय न्यायालय से उस केस को जो है टीम पहुंची हुई थी, और उसके बाद फिर वहीं से कुछ दूरी पर जा करके जो है समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा था। समझाइश देने का अतिक्रमण में जो आप रखे हैं, इसको समझाइश दिया जा रहा था कि इसको हटाया जाए। उसी के बाद जो है अभियुक्त जो है, अभियुक्त ही बोला जाए या आरोपी बोला जाए, उनके द्वारा जो है आक्रामक हो गया, और उसके बाद फिर माहौल बिगड़ते 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 जो है हाथापाई पर आ गया। जी नहीं, तो वो तो ठीक है, वहां तक माहौल बिगड़ते बिगड़ते, लेकिन शुरुआत किसने की थी? कि प्रशासन की ओर से उकसाने का प्रयास किया गया था या व्यापारी शुरू से ही उग्र था? जी, व्यापारी शुरू से ही देखा जाए तो उग्र रहा है, लेकिन जो है प्रशासन तो उसमें सिर्फ समझाइश ही दे रहा था, जहां तक कि बताया जाता। जी मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। आज से 15 दिन पहले जब बिलासपुर में घटना घटित हुई, तो थानेदार एक तहसीलदार को जब ये बोले कि मुलायजा कराने जाइए, उस समय पर वो तहसीलदार ऑन ड्यूटी नहीं थे, फिर भी पूरे तहसीलदारों के संघ ने, कनिष्ठ अधिकारी संघ ने काम बंद कलम बंद का आह्वान किया और वहां आंदोलन किया, और थानेदार को सस्पेंड बर्खास्त कराने के लिए पूरा उनका यूनियन काम करने लगा, पूरा कनिष्ठ अधिकारी संगठन काम करने लगा सर। और जब इस बार जब तहसीलदार ऑन ड्यूटी थे, वो शासन का काम करने के लिए गए हुए थे, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए गए हुए थे, और यहां पर जब तहसीलदार के ऊपर हमला होता है और पुलिस बचाती है उनको, तो उल्टा यहां पर देखने को यह मिला कि व्यापारी संघ ने वहां पर मार्केट बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी मनेनगढ़ की, और अपना विरोध प्रदर्शन किया। अभी कनिष्ठ अधिकारी संघ, तहसीलदार अधिकारी संघ कहां चला गया? जब उसको पुलिस ने बचाया तो पुलिस के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए? जब उनका तहसीलदार मार खाया तो उसके पक्ष में क्यों खड़े नहीं हुए? क्या सिर्फ पुलिस विभाग को ही ये टारगेट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी, किसी की भी गलती हो, बस पुलिस के ऊपर ठिकरा फोड़ दें और पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करा दें? बस यही देखना चाहते हैं? क्योंकि अभी इनका यूनियन, जी यादव सर आ ही रहा हूं, अभी इनका कनिष्ठ अधिकारी यूनियन कहां सो रहा है, कहां गायब हो गया? जब तुम्हारा तहसीलदार मार खाया तो व्यापारियों ने तो मार्केट बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया, लेकिन ये कनिष्ठ अधिकारी का संगठन कहां चला गया तहसीलदारों का, ये भी मैं समझना चाहूंगा। जी यादव जी आप बताएं। देखिए मैं इसी संबंध में आपको बताना चाहूंगा। जी देखिए मैं इसी संबंध में 2 मिनट समझ लूंगा। इसी संबंध में मैं कहना चाहूंगा, व्यापारियों की जो मांग थी दरअसल वो मांग थी कि तहसीलदार जो है तोड़े हैं, उनको तोड़ना नहीं था, कि इसको जब्ती बनाना था। उसी मांग को लेकर के वो बाजार बंद किए थे। जी बिल्कुल सही मांग थी, और मैं मानता हूं कि बिल्कुल वो सही मांग थी, तोड़ना नहीं था, उसको जब्ती बनाना था और व्यापारी के ऊपर जो उचित कार्रवाई होनी थी वो करना था। इसी बात पे अभी मैं यही जानना चाह रहा हूं कि उनका संगठन कहां सो रहा है, कहां गायब हो गया, आज क्यों नहीं उतर रहा मैदान में? जी जयप्रकाश सर। बिलासपुर की जो घटना और मनेनगढ़ की जो घटना, अभी तमाम घटनाओं के बारे में जिक्र हो रहा था। अभी जिस घटना को लेकर के डिबेट रखा गया है, मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं इस घटना को। आपको ये बताना आवश्यक है कि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की होती है, और शहर में, नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की होती है। प्रत्येक नागरिक संविधान के नियमों का पालन करे और आपसी भाईचारा और प्रेम के साथ में रहे, यह पालन कराना भी पुलिस का ही काम होता है। तो विष्णुदेव जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बनिस्बत आप पूर्ववर्ती सरकार देखें, ये भूपेश बघेल की, तो बलात्कार, हत्या और उठाईगिरी, ये सब घटनाएं बहुत सारी हुई। उसकी वजह से जनता ने नकार दिया 2023 के चुनाव में।
और सरकार मर्यादा में रह करके काम कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले एक वक्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार के जो वहाँ आला अधिकारी थे वो मर्यादित आचरण कर रहे थे, शांति व्यवस्था बनाए रखें इसके लिए बात कर रहे थे, वहाँ मामले की तफ्तीश कर रहे थे। तो ये जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं अभी भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायप्रिय सरकार है, रामराज वाली सरकार है, जनता का विश्वास है रामराज वाली सरकार पर। विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी और जो भी इसमें दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात जो आशीष जी कह रहे थे, कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता साथी जो है, जो कि बहुत सुलझे हुए नेता हैं, मैं बहुत ही उनका आदर कर। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा जेपी भैया से, देखिए जी जी बिल्कुल, आप ही के निश्चित पास आना रूप था, से अब आप अपनी बात रखिए। निश्चित रूप से जो है लोकतंत्र का जो है जनमत जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला। 1 साल हो गए और आज देखिए, आज की विडंबना देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने 1 साल पूरे होने पर गर्व मनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके जनादेश दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई है। अगर इतनी सुदृढ़ कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, तो करोड़ों खर्च करके ये बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि जनादेश इनको मिला है? कोई शक नहीं है किसी को कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, किसी भी व्यक्ति को शक नहीं है। लेकिन पिछले 1 साल में जो कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति छत्तीसगढ़ ने देखी है, ये कभी नहीं देखी गई। जिस तरीके से कानून को हाथ में लिया जा रहा है। जयप्रकाश भैया को उनका वाक्य पूरा करने दीजिए आशीष सर, उसके बाद फिर तो आपको पूरा उनका जवाब लेना ही है। आशीष भाई की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं कह रहा था आशीष जी बहुत सुलझे हुए हमारे साथी हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो बात आशीष जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर जो नियम है वो गलत है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर नियम को गलत नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का फॉलो जी, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करने बोले। और मजार अवैध अगर कहीं पे बना है, जहाँ पे गरीब आदमी की जमीन है, कोई बस्ती है, उसके आसपास में किसी ने मजार बना लिया है और उस मजार में जो है अपराधियों की चरना स्थली है, तो अगर उसका कोई दस्तावेज नहीं है, कोई नियम नहीं पालन किया गया है, राजस्व विभाग को जो है ठेंगा दिखाया जा रहा है, तो उस स्थिति में तो बुलडोजर की कार्रवाई न्याय संगत है, विधि संगत है, तो उनको खदेड़ने की आवश्यकता है। रोहिंग्या मुसलमान जैसे जो लोग हैं जो भारत के लिए त्रास हैं, भारत के आम जनता के जान को जहां से खतरा है, ऐसे लोगों को तो खदेड़ना पड़ेगा ना। और आपकी सरकार में तो जो आपके वन मंत्री होते थे मोहम्मद अकबर जी, उन्होंने कवर्धा के जंगल को काट काट के रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किया और आपके एजाज ढेबर जी जो नगर निगम रायपुर के महापौर रहे, उन्होंने भी यही काम किया। तो भाई जो उन्होंने गलत लोगों को परस्पर दिया था उनको रोहिंग्या का नहीं है, बात रोहिंग्या की नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ बताने की नहीं है, आशीष जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने नहीं बिल्कुल, फिर वो क्या होता है मुद्दे से भटकने वाली बातें हो जाती है, फिर उसमें आप कहीं से कहीं चले जाएंगे, फिर कोई पाकिस्तान पहुंच जाएगा, फिर कोई अरमन और बाबर में पहुंच जाएगा, तो फिर बात कहाँ चली गई? अभी बात हो रही है तहसीलदार, पुलिस, समाज, व्यापारी। जी आप बहुत लोकप्रिय पत्रकार हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं आप, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। जो बीएसपी क्वार्टर में भिलाई में अपराधी पकड़ाए और जो जिसके ऊपर में हत्या बलात्कार का आरोप था, उसके क्वार्टर को उन्होंने जो अवैध कब्जा रखा था उसको ध्वस्त किया गया, तो ये तो विधि संगत है। और जो अभी जिस घटना पर हम बात कर रहे हैं उसकी पूरी जांच होने के बाद में जो भी उसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और सबके साथ न्याय होगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे पार्टी का नारा है। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, पारदर्शी नीति बनी है, जीरो टॉलरेंस नीति पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और तभी आज जनता 2014 में, 2024 में, 2019 में मोदी जी को चुना है जनता ने, विष्णुदेव जी की सरकार आज है। ये तो रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल के बाद में धोखे और छल से ये सरकार बन के आ गई थी और उस सरकार को जो है नहीं सीधे 14 सीटों में ले आए थे आपको। धोखा और छल तो वहां नहीं होता, ये तो फिर भी 34-35 सीट में है, धोखा और छल नहीं था सर वहां पे।
सीधे 14 सीट पे आ गए थे। वो तो बहुत बड़ा जनादेश था कांग्रेस के साथ में। झूठे वादों पे जनता फंस गई थी और जनता को जब एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती को सुधार किया और आज बहुत अच्छा जनादेश हमें प्राप्त हुआ है। हम आम जनमानस का भी आभार व्यक्त करते हैं। और आज की इस डिबेट में आपने इस विषय को रखा तो सरकार जो है न्याय के साथ खड़ी है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, सरकार न्याय के साथ खड़ी है। और जो कल डिबेट आपने किया था उसमें जो विषय आया था कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को जो अन्याय उनके साथ में हो रहा है, उस विषय को लेकर के हमारी सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। बहुत जल्द उसका भी निर्णय आपके सामने मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले जो एक और बहुत हर्ष की बात है कि जो हनु नायक जी के होस्ट रहते, उन्होंने एक बहुत अच्छा पंडित जी भी थे उसमें, केशव पंडित जी, उस डिबेट में बात रखी गई थी गौधाम गौशाला को रखने की। उस बात को मुहर लगा दी गई है विष्णुदेव सरकार के द्वारा। और जो गौचारा है उसकी जो राशि है उसको भी बढ़ा दी गई है, जिससे पूरे प्रदेश में जो है हर्ष व्याप्त है। और इसका मैं चाहता हूं कि चूंकि यादव समाज से हमारे आशीष जी भी आते, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी यदुवंशी हैं, उनके रगों में भी यदुवंशी रक्त है। सर कृष्ण जी के वंश सर विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए सर, पूरी बातें आप ही बोलेंगे तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। आपने सराहना करनी चाहिए क्योंकि गौ माता की सेवा की बात है तो वहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं राजनीति नहीं सर, जो अच्छे कार्य हैं उनका बिल्कुल प्रशंसा होना चाहिए। और आपने जितनी भी चीजें बताई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत अच्छा ज्वलंत मुद्दा उन्होंने उठाया और उस पर सरकार ने सार्थक कदम उठाया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं जी, आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। बहुत अच्छा मुद्दा रहा सर, और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार ने उस पर पहल किया, लोगों की भलाई होगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के साथ न्याय होगा, गौ माता को उनके अधिकार मिलेंगे। गौ माता के भी अपने अधिकार हैं क्योंकि भारत में गौ माता पूजनी है। और हमारे साथ तो आज आप दोनों पार्टी के यादव जी हैं, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। अब मैं जानना चाहूंगा आशीष जी, आपका क्या स्टैंड है इस मामले में, और कनिष्ठ अधिकारी संघ जो है तहसीलदारों का, वो क्यों चुप हो गया? क्या कांग्रेस पार्टी इस पे क्या स्टैंड लेगी? क्या व्यापारियों के पक्ष में जाएगी? क्या ये शासन प्रशासन के पक्ष में जाएगी? कौन सही कौन गलत, क्या निर्णय होगा सर आप लोगों का? देखिए, बात नहीं है, जो बात सही है वो बात सही है और जो बात गलत है वो बात गलत है। निश्चित रूप से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन व्यापारियों द्वारा जो मांग रखी जा रही है वो निश्चित ही जायज मांग है। और जैसा कि अभी हम थोड़े देर पहले घटनाक्रम सुन रहे थे, हमने वीडियो में देखा कि पहले जो है जेसीबी से वो शीटों को तोड़ दिया गया हटाने के नाम पर। आप उसे जब्त कर लेते, उसका चालान बना लेते। किसी को आर्थिक हानि पहुंचाना तानाशाह का एक प्रतीक है जो कतई भी सही नहीं है। तो निश्चित रूप से हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। और ये जो कनिष्ठ तहसीलदार वर्ग है, जो देखिए ये एक प्रशासन में ही, अगर हमने सुना था पॉलिटिकल पार्टियों में आपस में जो है गुट बनते हैं, आपस में जो है छीटाकशी होती है, लड़ाई होती है। हमको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे बड़े अधिकारी और छोटे अधिकारियों के बीच में ही जो है एक अजीब सा बैरियर आ गया है और आपस में एक लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी थी। अब जो दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी को मैं विषय से भटकाना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए 22 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 22 राज्यों में ये मातारी बंधन का पैसा नहीं दे रहे हैं और ना ही ये एमएसपी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एमएसपी देना भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी बनी क्योंकि भूपेश बघेल ने 2500 समर्थन मूल्य दिया और उसको 2800 तक ले गए, तो 3100 इनको देनी मजबूरी बनी। ऐसी ही योजनाओं में अगर लोकतंत्र जीतता है मुद्दों पे तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात हो, धर्म की बात हो, तो ये कतई भी सही नहीं है। आप किसी भी विषय को अगर धर्म की ओर लेकर चले जाएंगे तो आप विषय पर कैसे रह पाएंगे? जी, हमारा देश जो है सांप्रदायिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमको सेक्युलर होकर एक समानता के अधिकार से सबको देखना चाहिए। अभी बहुत जल्दी गुरु घासीदास जी की जयंती आ रही है, मन के मन के एक बरोबर 18 दिसंबर को, हम उन पे भी डिबेट करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे साथ डॉक्टर केशव पंडित जी भी जुड़े हुए हैं और भारत की भी स्थिति ये लगातार देखते रहते हैं। केशव सर, आपका क्या कहना है इस मामले पे? काफी दिनों से आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से। जी, आपका क्या स्टैंड है? धन्यवाद आपका। लगातार आप सोमे जो है जिस तरह की आप चीजें उठा रहे हैं उसके लिए आपको अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है और सनाब छत्तीसगढ़ को उठाना ही चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बेटों की जिम्मेदारी भी है
क्योंकि वो विषय जिन विषयों पर ध्यान नहीं जाता है, लोकल मीडिया उठा नहीं पाता है, और सरकार को समय समय पर सुझावित करना, विपक्ष को उसकी जिम्मेदारियां भी याद दिलाना, ये दोनों विषय होने ही चाहिए। लेकिन मेरा सवाल जो है आशीष जी से भी रहेगा और जयप्रकाश यादव जी से भी। सवाल मेरा आशीष जी से इसलिए शुरू होता है कि मुद्दा भटकाना काम जो है वो आशीष यादव जी ने शुरू किया था और मैं लगातार सुन रहा था। विषय ये था कि नहीं, आप जो है किसी को भी नोटिस भिजवा देते हैं, कंप्लीट प्लीज, कि नोटिस भिजवा देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड 2013 से पहले से लेकर के और अभी तक अपने दावे ठोकता आया, किसी मंदिर पर ठोकता रहा, किसी की जमीन पर ठोकता रहा, 17 लाख एकड़ कर ली। सर मुझे लगा विषय जो है जो मनेनगढ़ का है, विषय आपको, मुझे लग रहा है कि आप सुन लें थोड़ा, मनेनगढ़ का ही है। आप नोट करते जाइए और मुझे भी, आप पूरा डिबेट जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने कहीं ना कहीं पर बोला है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो 17 लाख एकड़ वो धीरे धीरे करें, मतलब वक्फ अगर दावा ठोके तो भाईचारा, लेकिन अगर हिंदू दावा ठोके तो फिर नफरत। ये कौन सा दोगला बयान है? इसके लिए कौन लोग खड़े हो जाते हैं? क्या मंदिरों पर जब किया गया तो कांग्रेस को आना चाहिए? लेकिन इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, ये बड़ा विषय है, जब कभी आगे रखा जाएगा तो इस पर हम बातचीत करेंगे। आज का जो विषय है कि पिट रहे तहसीलदार और मौज में जो है वो साय सरकार है, चुप है। तहसीलदार बड़ा पद है और लगातार इनकी पिटाई जो हो रही है, लगातार ये जो पिट रहे हैं, वो क्या कारण है? जनता में आक्रोश क्यों है? आखिर इतना लोग अपना संयम कैसे खो रहे हैं? लोगों को मालूम है कि एक सरकारी अधिकारी पर अगर हम हाथ उठाएंगे उसके बाद हमारा क्या हाल किया जाएगा, शायद हमारे साथ मारपीट भी हो, हमारा बहुत कुछ नुकसान भी हो। बुलडोजर की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर उनमें डर नहीं है तो कहीं ना कहीं तहसीलदार जो है वो तानाशाह बने हुए हैं। ये उनके लिए साफ साफ मैसेज हैं, संदेश हैं कि आप सुधर जाइए, अन्यथा सिस्टम में छत्तीसगढ़ सुधारना जानता है। तो छत्तीसगढ़ के लोग जो इस तरह की आवाज उठा रहे हैं, देखिए जब भी आप क्रांतिकारी बनते हैं तो आपको सिस्टम से जूझना पड़ता है, कभी कभी हमको सीमा रेखा लांघनी पड़ती है, और जो लोग चाहते हैं कि इस तरह के लोग निकल के आने ही चाहिए, मैं मानता हूं कि आने चाहिए, साथ ही साथ जो सबूत हैं वो भी जाएं अदालत में, दोनों पर कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो अभी तक बाहर है, जिसे भी सलाखों के पीछे होना चाहिए, अगर संविधान समान है अधिकारियों के लिए, देश की जनता के लिए, तो दोनों को पकड़ करके अंदर करना चाहिए था, दोनों पर एफआईआर होनी चाहिए थी। जांच का तो बाद का विषय है, एफआईआर तो दोनों पर बनती ही थी, क्योंकि जिसके खिलाफ उनका संगठन है। आज अधिकारी संघ इसलिए उनके साथ में नहीं है क्योंकि वो जानता है कि हमारे तहसीलदार की गलती है, इसीलिए वो उनके साथ आज खड़े नहीं है और इसीलिए वो बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस भी ये जानती है, भले ही यहाँ पर यादव साहब कहें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों पर जहां पीसी हो जाती है स्टेट लेवल की, एक पीसी आई नहीं अभी तक। क्यों? क्या अभी तक नहीं हो जानी चाहिए थी? पीसी तो बहुत सारी आती है। लेकिन एक बात ये भी है कि 15 ये विपक्ष भी जानता है कि गलत किया है उसने भी और सामने वाले ने भी, दोनों ने गलत किया है, और आवाज दोनों के लिए उठाना तो असंभव है, ये पार्टियों के लिए भी और अधिकारी संघ के लिए भी। यहाँ पर सरकार का काम ये है कि जो ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे तहसीलदार, ऐसे एसडीएम जिनके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर पहले से अपराध के किसी भी मामले में अपराध दर्ज है और वहां अच्छे पदों पर अगर हैं, तो ऐसे लोगों को आप नीचे लाइए, उनको कहीं भी आप फेंक दीजिए, लेकिन उनको बड़े पदों पर मत रहने दीजिए, क्योंकि ये लोग जो है सरकार की छवि तो साफ करेंगे, साथ साथ में ऐसे बहुत सारे परिवारों को खुद तो डूबेंगे और साथ में बहुत सारे लोगों को जो है ले डूबेंगे। इनकी तो छवि सरकारों के समय के साथ में बदल जाती है, लेकिन उन लोगों का जिनके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, बेचारे भरते तारीख पे तारीख देते रहते हैं और जो है जेल भी काटते हैं। लेकिन ये अधिकारी भी मौज में है, सरकार भी मौज में है, जो कंट्रोवर्सी चाहिए वो भी मिल रही है विपक्ष को भी, तो सभी मौज में है। इसमें पीड़ित कौन है, असल विक्टिम कौन है? जिसके ऊपर मुकदमा लिखा गया उसी को दोषी यहाँ पर ठहराया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, उसको दोषी ठहराइए, कोई समस्या नहीं, लेकिन नया बीएनएस आया है, उसमें ये भी तो प्रावधान है कि अब सरकारी अधिकारी के कार्य में बाधा पहुंचाने का कोई केस बनेगा ही नहीं। तो एफआईआर कैसे हो गई, किस तरह हो गई? मतलब ये तो जांच का विषय है, दोनों चीजों को लेकर के दोनों पर एफआईआर होनी चाहिए थी, दोनों पर मुकदमे पंजीकृत होने चाहिए थे, अगर पकड़ना था तो दोनों को अंदर करना चाहिए था। तो समान कानून कहाँ है? समान कानून आप लाए क्यों नहीं? मौका मिला था आपको इन 10 सालों में। ये सवाल यादव जी से है कि एक समान कानून लाना चाहिए था, कार्यवाही दोनों पर, अगर दोनों तरफ की गलतियां आ रही हैं, इसमें साफ दिख रहा है, लोग बता रहे हैं। जी जयप्रकाश सर। पंडित जी, आपको सबसे पहले नमस्कार करता हूं। आपकी बात को बहुत ध्यान से मैंने सुना, और जैसा कि मुद्दों पर बात करने के लिए केशव पंडित जी जाने जाते हैं, और बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने और बहुत सही पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं।
मैं बारी बारी से उनकी सभी बातों का उत्तर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कोई भी तानाशाह हो जाता है, कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति, तो जनता जो है सड़कों पे आती है। और भारत देश का इतिहास रहा है कि सिंहासन खाली करो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हेलो। जी जी हाँ, सुन रहे सर। जी जी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और हल और फावड़े जो हैं वो आज राजदंड बनने को तैयार हैं। ये हमारे भारत की परिपाटी रही। उसी परिपाटी में हमने देश में आजादी पाई। भगत सिंह जी को उस समय आतंकवादी कहते थे, मगर बाद में भगत सिंह जी आज हमारे प्रेरणा पुंज हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसी स्थिति कभी बननी नहीं चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। परंतु यदि तंत्र है, उसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाए जो अपने आप को भगवान समझने लगे और जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे, तो प्रतिकार तो होना चाहिए भैया। और प्रतिकार करने की नीति हमारी भी रही है। हम सबसे अधिक देश में विपक्ष में रहे हैं और कांग्रेस की तानाशाही सरकार को भी हमने प्रतिकार करके उखाड़ के छत्तीसगढ़ में फेंका है। और आपको एक बात और, वक्फ बोर्ड वाली बात जो केशव पंडित जी ने कहा, तो वक्फ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए और फिर से विधि सम्मत, न्याय संगत, न्यायपालिका के अधीन जो है इस बातों का निराकरण। कांग्रेस के शासनकाल में जो पिटा वो किसी से छुपी नहीं है। और जहां वहां अधिकारी तानाशाह हुए और उनको जनता में से कई नेता में बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए। जनता ने उनको सिरा सर्वोपरि है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनमत ही सबसे बड़ा होता है और वो जिसके साथ में है वो अगर कुछ समय, तो बाद में जब समय बीतता है तो वो एक बहुत अच्छा नेता बनकर के उभरता है। परंतु इसके उलट मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसमें कलेक्टर जला दिया गया, आबकारी विभाग के पूरे दस्तावेजों को ध्वस्त कर दिया गया। और वो जो हुआ वो जिसके इशारे पे हुआ, उस युवा आदरणीय देवेंद्र सर, वो तो आरोप प्रत्यारोप की बात है, इस पे तो हम आगे भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। अभी तो एक दिन में बहुत लंबा समय मिलेगा आप लोगों को। और जनता जो है इन बातों को कभी स्वीकार नहीं करती, ना न्यायपालिका। देखिए, अन्य विषयों पर बात करनी है तो बेहतर तरीके से हम बात कर सकते हैं। अगर मुद्दों को भटकाते हुए अगर चाहते जाएंगे तो मैं बलौदा बाजार पे 1 घंटे बात करने को तैयार हूँ। जी आशीष जी, आप अपना पक्ष रखिए। आशीष जी जी देखिए, मेरी सीधी सीधी बात है, मैं तो इस बात से बहुत हैरान हूँ कि वर्क बोर्ड वाली बात कहाँ से आ रही है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है जी, और बुलडोजर को हिंदू मुसलमान से कैसे जोड़ा जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है? जी जी अगर कोई अपराधी है, उस अपराधी के अपराध सिद्ध होते ही अगर आप उसके घर का परमिशन चेक करके तोड़ने निकल जा रहे हैं, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा कि अगर भाई ऐसा था तो पहले आपको नोटिस देके तोड़ देना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया उसका घर तभी टूट रहा है जब उसके ऊपर कोई दूसरा आरोप लग रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मेरी बात यह है कि भैया आज मनेन्द्र में जो हुआ, निश्चित रूप से वो व्यापारी ने जो किया वो गलत है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। हम बिल्कुल भी इस बात को समर्थन नहीं देते, लेकिन ऐसी परिस्थितियों को जैसा लाया जा रहा है, अभी थोड़े देर पहले जो है मैंने सुना कि एक आदरणीय वक्ता जी ने कहा कि बुलडोजर की सरकार है। आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी सरकार को, किसी शासन को, संवैधानिक लोकतंत्र की सरकार को आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर की सरकार है। सरकार किसी बुलडोजर, मेटाडोर और जेसीबी की नहीं होती साहब, सरकार जनता की होती है। सरकार, बताइए आशीष जी, कौन से? भैया देखो, मैं आपके बीच में बात काट नहीं रहा था। आप अगर मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बात पूरे होने दिया जाए, या तो फिर अगर बात काटनी है तो मैं लगातार बोलता रहूंगा, आप भी लगातार बोलते रहिए। जी चलिए, आशीष जी स्वागत है आपका जी। जो अच्छी चीजें सरकार करेगी, विपक्ष उनका साथ देगी, और विपक्ष का ये काम है जो गलत हो रहा है, जो जनता के मुद्दे हैं, उसे मुखर होकर सही को सही और गलत को गलत कहना। और विपक्ष अपना काम पिछले 1 साल से बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। हमें जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है,
हम निश्चित रूप से उसको निभाएंगे। अगर सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है तो सच्चाई है कि नहीं संभाल पा रही है। हमने 10-10, 20-20, देखिए आज किसान आंदोलन हो रहा है, 2 लाख किसान जो है दिल्ली के अंदर घुसना चाहते हैं और पुलिस चाह रही है, तो एक भी किसान दिल्ली के अंदर नहीं घुस पा रहा है। मैं इस बात को कैसे मानूं कि बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट कार्यालय फूंक दिया गया और पुलिस प्रशासन देखते रहे, रिजर्व फोर्सेस देखते रहे, 1 हफ्ते पहले से सूचना थी फिर भी ऐसा हो गया? कैसे हो सकता है कि प्रशासन की लापरवाही के बिना इतना बड़ा, अरे 10-10 हजार की भीड़ एक लाठी चार्ज पे पीछे चले जाती है सर। बोल रही है जी, लेकिन सर बलौदा बाजार के मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत सारा समय मिलेगा। अभी तो हमारे एटीवी में डिबेट का सिलसिला चालू हुआ है। बलौदा बाजार की बात इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक लाइन में ये बात कहना चाहता हूँ मनेंद्रगढ़ वाले मुद्दे पर कि सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा में विफल है। हमने देखा लोगों की आंखें चली गई, हमने देखा कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। जो सरकार अच्छे कदम उठा रही है, अच्छी योजना ला रही है, हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर सरकार अपने वादों से पलटेगी या कानून व्यवस्था, जो छत्तीसगढ़ का स्वभाव है वो बहुत शांत स्वभाव है, छत्तीसगढ़ में हिंसा हमने कभी देखी नहीं है, और छत्तीसगढ़ का अगर माहौल खराब होगा, व्यवहार बिगड़ेगा, तो विपक्ष सड़कों पर आएगा। विपक्ष के साथ साथ जनता भी सड़कों पर है आज। सर, तो आपने जो थोड़ी देर पहले बोला था कि व्यापारियों के साथ रहेगी कांग्रेस पार्टी, तो मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि व्यापारियों के साथ रहेगी तो क्या व्यापारी संघ के साथ खड़े होकर कांग्रेस पार्टी उस तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई करवाएगी, FIR दर्ज करवाएगी? क्या क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, न्याय सम्मत कार्रवाई, देखिए जिस विषय पर व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है, जिस विषय पर उन्होंने मार्केट बंद किया, 1 दिन का बंद का ऐलान किया, वो ये था कि उस व्यापारी को सामान अपना हटाने के लिए समय नहीं दिया गया और ये गलत है। तो कानूनन रूप से इसकी शिकायत होनी चाहिए। अगर कानूनी FIR बनती है तो FIR की जाए। अगर डिपार्टमेंटल जांच होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहता है प्रशासन, तो वो ले ले। निश्चित रूप से एक उदाहरण सेट करना जरूरी है कि आगे से कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी ना करे, कोई भी अधिकारी अपने पद का इस तरीके का दुरुपयोग ना करे कि किसी के अर्थ और किसी के जीवन को इतनी ठेस पहुंचे कि वो हिंसा पर उतर आए। आज वो व्यक्ति हिंसा पर उतरा, अगर वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता या कोई गलत कदम उठा लेता तो उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेता? आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, व्यापारी कैसे अपना व्यापार कर रहा है ये सब जानते हैं। तो ऐसे समय पे किसी के अर्थ और किसी के फीलिंग्स, इमोशंस को हर्ट करना किसी अधिकारी का अधिकार नहीं है, और इस पे जो उचित कार्रवाई नियम सम्मत होती है वो करनी चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आप FIR ही कर दीजिए, आप डिपार्टमेंटल जांच करके एक उदाहरण सेट करिए ताकि आगे से ऐसा ना हो छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं। ईसे दास जी के पास मैं जाना चाहूंगा। ईसे दास जी, आप ये बताएं कि मनेंद्रगढ़ की जनता का अभी क्या है, जो व्यापारी संघ है वो क्या स्टैंड ले रहा है, वहां की आम पब्लिक क्या स्टैंड ले रही है, और अधिकारी संघ क्या है, वो क्या चाह रहा है? जी सर, यादव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद ईसे दास जी का भी एक बार ओपिनियन ले लें, क्योंकि वहां की जनता है, ये वहां के रहवासी हैं, तो उनका क्या स्टैंड है ये भी समझ में आ जाए। जी देखिए, मैं बता दूं, अभी तो फिलहाल माहौल शांत है और दोनों की नजर कानून पर ही है, और अभी विरोधाभास वाली बात तो अभी कहीं पर हो ही नहीं रही है। सब जो है इंतजार कर रहे हैं कि आगे अब क्या होगा। सबकी नजर न्यायालय पर। जी, न्यायालय पर नजर है, लेकिन पुलिस वालों ने तहसीलदार को मार खाने से बचाया, तो क्या तहसीलदारों का कर्तव्य ये नहीं बनता कि वो फिर पुलिस वालों का सम्मान में उतरे और उनका सम्मान करे कि नहीं, पिछली बार तो हमको धक्का दे दिया था तो हमने पूरा मोर्चा खोल दिया था, इस बार उसने हमें बचाया तो अब हम उसको फूल दें, गुलदस्ता दें, इनाम दें, उसका प्रोत्साहन करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, ऐसा कुछ? जी अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं है। जी जयप्रकाश जी, आप बताएं, इसका जवाब मेरे को बताएं कि जब पिछले बार हल्का सा धक्का क्या दिया, वो भी पेशी में नहीं, मतलब वो अपना मुलायजा कराने नहीं जा रहे थे तहसीलदार साहब, जो ड्यूटी में भी नहीं थे, उसको हल्का सा धक्का क्या दिया थानेदार ने, चल जा वहां पे अपनी वो मुलायजा करवा ले, ये बोलकर तो पूरा तहसीलदारों ने मोर्चा खोल दिया था। अब इस बार जो बचाए हैं उनको मार खाने से, नहीं तो सामने वाले के तेवर देख के तो ऐसा लगा कि वो इतना एग्रेसिव था कि अब वो तो क्या से क्या कर लेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन
जब बचाया गया पुलिस के द्वारा, तो पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर जगह प्रशासन को पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, हर कार्रवाई में पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, तो पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए तहसीलदारों को एक नया मोर्चा खोलना चाहिए, उनको इनाम देना चाहिए या उनको कुछ ऐसी प्रशंसा करनी चाहिए जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करें। जी जयप्रकाश जी। भ्रष्ट अधिकारियों को प्रश्रय देने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुआ है। अभी जो लास्ट डिबेट हुआ था उसमें एसडीएम साहब की बात आई थी, उस एसडीएम साहब को भी सेवा से बर्खास्त होने के बाद में, एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे के बाद में और जेल जाने के बाद में फिर से बहाल जो है छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कैबिनेट के मंत्री शिव डहरिया के इशारे पर, क्योंकि वो भी डहरिया जी थे एसडीएम साहब। तो जातिवाद और अपने लोगों को मूल जगह पर बैठाना, मलाईदार जगह पर बैठाना, ये काम जो है कांग्रेस ने किया है। और 11 महीने की सरकार है और वो जो अधिकारी बैठे हैं जो निरंकुश हो गए थे, उन पे अंकुश लगाने का काम जो है एक जगह रोकूंगा। आप एसडीएम साहब पे आए हैं तो एसडीएम साहब पे यही बोलूंगा कि ठीक है, वो उस समय की उनकी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी एसडीएम तो भाजपा के समय है, वो भाजपा को तो स्टैंड लेके उसी समय हटा देना चाहिए था भ्रष्टाचारी करके। अभी तो उनके करुण डहरिया जी जो एसडीएम है जिनके बारे में आप बता रहे हैं, उनके और कुछ पन्ने खुल रहे हैं अभी बहुत जल्दी उस पे, और हम आगे आएंगे 2-3 दिन बाद पूरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके आएंगे। जी जी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई भी अधिकारी सेवा में है तो उसको कहीं ना कहीं तो ड्यूटी सरकार लगाएगी, बैठा के तो तनख्वाह देगी नहीं कोई भी सरकार, है ना। तो उनको एसडीएम की दायित्व दिया गया था, तो इसलिए नहीं दिया गया था कि वो भ्रष्टाचार करें या गलत करें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जाति प्रमाण पत्र को रोके, इसके लिए तो नहीं दिया गया था। ये मामला सामने आया है, इस पे कार्रवाई हो रही है, इस पे कार्रवाई हो रही है। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि विपक्ष जो है हर अच्छे काम में साथ देगी, तो मैं हमारे प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूं कि आप लोग आरोपी को बचाने में क्यों लग जाते हैं? आपके नेताओं के फोन थानों में क्यों जाते हैं, एसपी के पास क्यों जाते हैं, आईजी डीजी के पास क्यों जाते हैं? कि वो हमारा कार्यकर्ता है, उसको छोड़ दीजिए, बचा लीजिए और उसको माफ कर दीजिए, ये फोन क्यों आते हैं? ये रिपोर्ट पूरे छत्तीसगढ़ में आपके सरकार के रहते भी थी और अभी विपक्ष में आने के बाद भी आप सर देखिए, अगर काल्पनिक बातों पर ही बातें करनी है तो बताइए, फिर मैं अपनी कल्पनाएं बताना शुरू करता हूँ। ये पूछा सर, मेरा सवाल एकदम क्लियर था। जयप्रकाश भैया सुनिए ना, मेरा सवाल एकदम छोटा सा और क्लियर सवाल था कि क्या पुलिस वालों ने उस तहसीलदार को मार खाने से बचाया, तो तहसीलदार संघ का या उस तहसीलदार का या कनिष्ठ अधिकारी संघ का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि जिन पुलिस वालों ने उन्हें बचाया है उनकी प्रशंसा कर दी जाए, उनका थोड़ा मनोबल बढ़ा दिया जाए, ताकि भविष्य में काम करने के दौरान ऐसी तकलीफें ना आए और पुलिस अपना जान लगा के और उनकी जान बचाए। मैं ये बोलना चाह रहा था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस जी आप ही से पूछ रहा हूं, बस इस पे ही जवाब दीजिए सर। कहां आप चले जाते हैं, बहुत लंबी दूरी में चले जाते हैं, यही आइए जी। आशीष भैया इस पे आप ही बता दीजिए जब तक जयप्रकाश भी आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस विभाग जो कार्रवाई करता है, अच्छी कार्रवाई करता है, तो प्रशासन के लोगों को और शासन के लोगों को उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से कनिष्ठ अधिकारी वर्ग ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला था, ये कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक ही शासन में, एक ही प्रशासन में, एक ही सिस्टम में अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के अगेंस्ट आएगी तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य को सुचारू रूप से करना असंभव है। और रही बात, बहुत ही ज्यादा स्थिरता से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमें छत्तीसगढ़ के भविष्य को, छत्तीसगढ़ के आने वाले समय को हिंसा, नफरत, इन सब चीजों से दूर रखना है। चाहे जिसकी गलती हो, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी से भी जुड़ा व्यक्ति हो, उससे सजा मिलना या उसके साथ सही कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और अगर व्यापारी जिस तरीके से उसने आक्रोश जाहिर किया, वो आदतन अपराधी नहीं है, उसकी प्रवृत्ति अपराध करने की नहीं है। उसके बावजूद अगर इस तरह के आक्रोश को या इस तरह के गुस्से को हम देख रहे हैं, तो ये समाज के लिए उतना ही भयंकर है जितना भयंकर नशा और बाकी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को और प्रशासन को इस दिशा में कार्य करना होगा
कि अधिकारी क्या है? अधिकारी एक तरीके से जनसेवक है। तो जनसेवक को जनसेवा की भावना और जनता के प्रति जो है एक सौम्यता और एक प्यार मोहब्बत की भावना से जो है आगे बढ़ना होगा। अगर अतिक्रमण था तो वो जब्त करते और उस पर कार्रवाई करते, चालान करते और जो नियम सम्मत हो सकता था वो करते। किसी भी चीज में अगर हिंसा का प्रयोग किया जाएगा या फिर तानाशाही का प्रयोग किया जाएगा तो उसका जो अंत होगा वो निश्चित रूप से भयानक होगा। जी जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जी आप बताएं। धन्यवाद, बोलने का अवसर दिया आपने। मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। जो बात अधूरी रह गई थी कि संघे शक्ति कलयुगे, जो आप कह रहे थे कि संगठन में ये ताकत है, जो भी तहसीलदार संघ साथ होना चाहिए, कोई भी सर मैं माफी चाहूंगा जगह में, संगठन में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सबको मिलजुल करके आगे आना चाहिए और जो चीजें गलत हैं वो उसका प्रतिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस मामले में जो मनेनगढ़ की जो घटना है, इस घटना में जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यापारी हमेशा देते रहे हैं और व्यापारी कभी भी कांग्रेस के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। और इस घटना से सभी आहत हैं, सभी दुखी है, जनमानस में भी एक असंतोष और दुख का वातावरण है। ये क्यों निर्मित हुआ, क्या हुआ, इस पर जांच होगी। जांच उपरांत जो आरोपी तहसीलदार है उसको कार्रवाई होगी, बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। जांच उपरांत जो है विधि संगत कार्रवाई होगी। इस बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जी मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा ये था कि तहसीलदार संघ को या उस तहसीलदार को जो पुलिस वाले उनको बचाए, उनके सम्मान में, उनके प्रोत्साहन के लिए कोई कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा ये एकदम छोटा सा सवाल था बस। स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर किसी आपात स्थिति से उनको निकालने में जिसने भी मदद की तो उसका तो बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, आभार होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं और हमारे भगवान श्री राम ने, जो गिलहरी ने राम सेतु बनाने के लिए थोड़ा सा योगदान दिया था, तो उसके पीठ पर भी अपना हाथ फेरा था। तो आज उसके निशान जो है उस बात के सबूत हैं कि छोटे से छोटे किए गए कार्य का भी आभार और कृतज्ञता जो है हमको व्यक्त करना चाहिए। तो बिल्कुल यही तो मानवता है और मानव समाज में होना चाहिए। मानवीय सभ्यता जो है ये तभी उसकी पराकाष्ठा पे पहुंच पाएगा और मानव सभ्यता तभी विकसित हो रही है और होगी। तो भारत तो विश्व गुरु तभी बनेगा ना जब हम सबके अंदर ये भाव ओतप्रोत होना चाहिए, हम सबके अंदर ये भावना होनी चाहिए। तो निसंदेह जो जिन्होंने साथ दिया उनका बिल्कुल स्वागत सम्मान होना चाहिए। और इसमें एक बड़ा जरूरी एक मैसेज भी है, क्योंकि लगातार जो लोग एसडीएम को थप्पड़ मारना बड़ी एक वो समझते हैं कि मैं बड़ा क्रांतिकारी हो जाऊंगा या ऐसी चीजें हो जाएंगी। नरेश मीणा ने भी राजस्थान में किया है। एक्चुअली ये बीएनएस 132 के अधीन और 125 आईपीसी के अधीन आता है। इसमें क्या है, 7 साल तक की जेल है। ऑडियो वीडियो अब विजुअल अब उनको मान्यता मिल चुकी है बीएनएस के तहत। मतलब साफ है कि जो वीडियो है केवल उसी के आधार पर, किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अदालत पहले दिन ही सजा चाहे तो सुना सकती है 7 साल की सीधा। उसके लिए कोई जांच और पड़ताल करने की, सिर्फ केवल वीडियो की जो पुष्टि है केवल वो करवानी है और बस उसी के आधार पर केवल जेल भेज देना है। मतलब इतना सा कानून इतने सख्त है, लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हो। अगर वो सामान तोड़ भी रहे थे तो आप वीडियो बना सकते थे। आसपास के जो लोग हैं जो आपके लिए खड़े हो गए तो वो लोग बाहर आकर के वीडियो बना सकते थे। आप अपनी दुकान में, मकान में आप अपने कैमरे लगवा सकते हैं। व्यापारी हैं आप, जाहिर सी बात है, आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो कैमरे आपके लगे होंगे। तो वहां पर जो तोड़फोड़ की जा रही थी, अगर कुछ अवैध इलीगल था और बिल्कुल तोड़फोड़ गलत है, तो उसके बाद में आप एसडीएम के ऊपर आप मानहानि भी आप कर सकते थे। आप सामान तोड़ने के लिए आप उनके ऊपर जो जुर्माना जो है वो भी बाद में लगाया जाता है अगर आप केस अदालत में भी करते। तो लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा जी, 2 मिनट बनाना। तो अब उनको जो 7 साल का जो सजा है, ईशादास जी आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी जी बताएं ईशादास जी, आप बताएं। जैसा कि अभी हमारे माननीय केशव जी जैसा बता रहे थे कि सीसीटीवी, इतने बड़े दुकान संचालक है तो सीसीटीवी कैमरा तो लगा ही होगा। मैं बिल्कुल इसको बता सकता हूं कि वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था जो रिकॉर्ड भी हुआ। जी
नहीं, मैं जी वही कह बिल्कुल। रहा हूँ कि अगर अगर कैमरे लगे थे और आपको पता है कि आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आसपास, आजकल तो कहीं नहीं भी कैमरा है तब भी तीसरी आंख आपको देख रही है। तो अब ऐसे मामले में जब आंख देख रही है चीजें, लोगों को संयम क्यों नहीं है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी हो, इससे छवि तो आपकी भी खराब हो रही है, परिवार एक तरह अलग हो जाएगा। 7 साल की जो जेल होने वाली है, 25 से 50 हजार, 1 लाख तक का जुर्माना अलग लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 30 हजार, 35 हजार, 50 हजार का नुकसान कर लिया होगा, इतना, और इससे ज्यादा क्या नुकसान किया होगा? और उस जुर्माने के आप उसको वो मुआवजे के रूप में आपको मिलता, अगर आप थोड़ा सा सब्र करते, शिकायत करते। यही व्यापारी संगठन जो आज आपके लिए सही से लड़ नहीं पाएगा, कितना भी लड़ ले, क्योंकि अब मुकदमा हो गया है, तो वीडियो भी बाहर आ गया है, अब आपको जेल जाने से व्यापारी संघ नहीं रोक सकता है आपको। मान लीजिए 1 लाख दिलवा दिया, लेकिन वो 7 साल नहीं दिलवा पाएगा। तो लोगों को खुद में संयमित होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि लड़ाई लड़ने के लिए दूसरा दिन भाई मिल जाएगा, लेकिन आपको जो अवसर मिल रहा है इसे नहीं खोना चाहिए। असल में देखा जाए तो ठीक है, कोई व्यक्ति उकसा रहा है तो उसके बावजूद भी आपको अपने में कंट्रोल करना है। पढ़े लिखे हैं आप, आपको ध्यान देना है कि ये जो कांड हो रहे हैं, कम से कम आप तो मत करिए, आपको अपने परिवार को एक बार देखना है पीछे इन चीजों को लेकर के। आप एविडेंस इकट्ठे करिए, आप लड़ाई के लिए आप लोगों से आह्वान करिए, सब चीज सही है, लेकिन एक थप्पड़ के बदले में अभी उसको ये नहीं पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। कोई मारपीट नहीं होगी, चीजें नहीं होंगी, लेकिन इस केवल एक जो है वीडियो के बाद में पूरी लाइफ खराब। 7 साल कौन वापस करेगा? मुझे लगता है तब तक तो 2 सरकारें बदल जाएंगी, और उसके बाद में जब अगर वो एक कहावत है कि पछताए क्या होता है, चिड़िया चिड़िया चुन गई खेत। तो क्या यादव साहब मैं सही कह रहा हूँ इस चीज को कि लोग अगर संयमित नहीं है तो उनको संयम नहीं खोना चाहिए, मैं तो ये कहना क्योंकि चाहूंगा इसमें परिवार भी एक बड़ी लंबी एक वनवास काटेगा, बड़ा लंबा, वो तो वनवास काटेंगे। जी जी, अहिंसा परमो धर्मा, ये सूत्र वाक्य है। धर्म रक्षा तथैव च, इसके आगे एक वाक्य और है। दोनों बात को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि जी एक आम बोलचाल में जो दैनिक दिनचर्या में हम देखते हैं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, इंजीनियर हो, कोई भी वकील हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जब वो अपने प्रोफेशन से घर जाता है तो घर में उसके बच्चे ना इंतजार कर रहे होते हैं कि भैया पापा आ गए, कैसे हैं, पानी। उस जगह पर अगर वो व्यक्ति जो है अगर मार खाकर आता है तो परिवार के दिल पे क्या बीतती है, इसको भी हमको समझना है, पहली बात। दूसरी बात की जो आवाम है, आवाम के ऊपर तो आंच आनी भी नहीं चाहिए। और जो भीड़ होती है, आवाम होती है, उसमें ऐसा क्यों होता है? पूरे देश में जो अध्ययन हुआ है दंगों पर कि वो एक निर्दोष लोगों की भीड़ होती है, उनको कुछ नहीं पता होता, एबीसीडी नहीं पता होता। उस बीच में 2 4 5 ऐसे आपराधिक लोग जो प्लान्ड वे में रहते हैं वो घुस जाते हैं और उस भीड़ की आड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाते हैं और बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बलौदा बाजार उसका तत्कालीन उदाहरण है। और उस मामले में मैं बार बार इसलिए जाता हूं कि कहीं न कहीं हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, ये चीजें यहाँ पर इसमें भी कोई जो घटना हुई षड्यंत्र की है, आपको अगर बू आ रही है? इस मामले में आपको षड्यंत्र की भी बू आ रही है कि जिस तरह से मैंने वही चढ़ाया कहा गया कि या जांच उठाया का गया, विषय है, और जांच खास उपरांत करके एसडीएम ने कार्रवाई हाथ होगी। नहीं उठाया, मतलब ये देखने वाला है जी दीवान साहब कि एसडीएम ने जी हाथ नहीं उठाया, पुलिस बचाने आई है, लेकिन एसडीएम ने अपनी तरफ से कोई थप्पड़ नहीं उठाया, कोई चीज नहीं की। वो चाहता तो वहीं पलट करके 2 4 मार सकता था, एक आध हाथ पैर लात तो चला सकता था, लेकिन वो अधिकारी नहीं जान रहा तो है कि उसके बाद में जो है क्या होने वाला है, तो मैं उसने हाथ नहीं सुलझा हुआ उठाया। मतलब मैं पूरे बड़े वीडियो में स्पष्ट तौर पे कहना सुलझा हुआ चाहता हूँ कि अधिकारी पूरे है, देश में, सिस्टम को दीवान समझता जी मैं है। आपकी बात रख लूं। जी जी दीवान जी क्षमा चाहूंगा। पूरे देश में दंगों के पीछे अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ में कांग्रेस होती है भैया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने गोधरा कांड सुना है, गोधरा कांड में भी तत्कालीन सर उस समय के जो लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, उसके कारण से 59 लोग जो है सर वो लेकिन काल के यहाँ ग्रास में पर चले जो गए। बातें तो हैं, क्यों ऐसा यहाँ होता पर है कि जो भी कांग्रेस बातें हो क्यों रही है होती है यह चीजों के भाजपा अंदर? और कांग्रेस की नहीं है, ये भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। आपने तो खुद ही बोला कि व्यापारी हमेशा से बीजेपी के पक्षधर रहे हैं, तो मैं आपकी तरफ ही आ जाता हूं, तो क्या वो व्यापारी बीजेपी पक्ष का था? आप ही ने बोला है, मैं इसको देखिए, नहीं बोल रहा हूं। अगर इससे आऊं तो जो कांग्रेस की बू नहीं आ रही है, आपकी बातों से राजनीतिक तो मेरे दल को है ये भारतीय बीजेपी की जनता बू आ रही पार्टी, है। उसकी नीति को व्यापारी पसंद करते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति को, उनके कार्य प्रणाली को और उनके प्रबंधन को, देश भाजपा के हाथ में सुरक्षित है, हमारा व्यापार सुरक्षित है और सब समृद्ध होंगे,
और ये भाव जो है, क्योंकि कमल फूल पर ही माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं और व्यापारी जो है उसको पसंद करता है, और व्यापारियों का साथ रहा है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा। और आज ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना में जो भी दोषी है, जो भी व्यक्ति दोषी है, उसको जांच के उपरांत उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। केशव पंडित जी ने मुझसे जो पूछा कि क्या इसमें कोई बू आ रही है किसी के षड्यंत्र की, तो कुछ भी संभव है भैया। छत्तीसगढ़ में सत्ता के भूखे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं मेरे भाई, किसी भी हद तक जा लेकिन सकते आशीष जी जब हैं। हिंदू जांच मुस्लिम के कर बाद रहे ही थे, स्पष्ट होगा। आशीष जी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, और मैंने पलट के जब वही कह दिया कि इतने वर्षों से वक्फ बोर्ड जो दावे करते आ रहा उस पर तो आप कभी, वो भाईचारा है, और अगर हिंदू करते किसी एक आध जमीन पर तो वो नफरत है, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ भाई। तो वो उसके नहीं बाद सर, ये तो समझ नहीं आ रहा ये है, मैं तो आगे सर बोलूं क्या। अलग चर्चा का विषय रहेगा। इस पे छत्तीसगढ़ पे तो और भी बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं और गंभीर गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन आज की इस बात से, ईसादास जी की बात सुनने के बाद और भाजपा और कांग्रेस की जो बात हमने सुनी और आपकी जो बात सुनी, इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, व्यापारी हो या अधिकारी हो या आमजन हो। ये स्पष्ट हो गया कि जो गलत होगा उसके ऊपर शासन की तरफ से कार्रवाइयां होंगी, और जिसके साथ न्याय करना है उसके साथ न्याय होगा। आज जयप्रकाश यादव जी ने हमें कुछ अच्छी बातें भी बताई, जैसे कि कल की जो हमारी एसडीएम वाली घटना है, जो कुसमी एसडीएम है, उनके ऊपर जो कार्रवाई की बात है उसको लेकर वो मुख्यमंत्री जी के पास सार्थक चर्चा करने के लिए जाने वाले हैं। और जो गौरक्षा की बात थी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है कि गौ सेवकों के लिए एक अच्छी बात है, पहल है अच्छी। गायों को अच्छा चारा मिलेगा, उसके चारा के लिए जो थोड़े रकम बढ़ाई गई है शासन की तरफ से, अच्छी पहल है। और हम अच्छे चीजों का बिल्कुल समर्थन करते हैं, हमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पे राजनीति को उस स्तर पे नहीं ले जाना है जहां से हीन भावना आती है। राजनीति होती है लोगों की भलाई के लिए और लोगों की अच्छाई के लिए। इसीलिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो भी अन्य पार्टियां देश में है, क्षेत्रीय पार्टियां, इन सबको मिलकर जनहित के कार्य करने चाहिए और एक दूसरों का प्रोत्साहन करना चाहिए। मैं तो यही मानता हूं, पार्टी किसी की भी हो, सत्ता सरकार किसी की भी हो, जनता के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। जी, आज आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ की बात में किसी एक अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।